एक्स है, जो एक्स न्यूक्लियस है, दैट ब्रेक्स इनटू वाई न्यूक्लियस। अभी मैंने जो उससे पहले वाली इक्वेशन बनाई, मैंने वाई को माना ये ग्राउंड स्टेट में ही है, यानी एक्साइटेड स्टेट में नहीं। तो ये जो अल्फा निकलेगा 2He4, 2He4, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन सारे डिके ऐसे नहीं होते, कुछ डिके ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्स वाला न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, ब्रेक होता है वाई में, और ये वाई जो होता है एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट वाले वाई में और प्लस 2He4 में, यानी अल्फा पार्टिकल में, और प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या है? गामा फोटोन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 2He4 की जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी की रेंज जो होती है, काइनेटिक एनर्जी की रेंज 0 से के मैक्स तक होती है। क्या होती है? 0 से के मैक्स। बात समझ में आ रही? आ रही कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. सपोज y is coming in excited state before reaching in ground state। एक तो मैंने वो बताया कि सीधा x y ग्राउंड स्टेट में आया, y ग्राउंड स्टेट में आया, तो मास डिफेक्ट ने पूरी की पूरी एनर्जी इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी। अब इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब y वाले न्यूक्लियस का मोमेंटम वही होगा जो इस गामा का होगा। तो यानी गामा 0 से लेके के मैक्स तक लिख सकते हैं हम, और के मैक्स ये भी। के मैक्स कब होता है? जब आपका प्रोडक्ट का न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में डायरेक्ट आता है। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा 2 लाइनें, समझ में आई होगी बात। ये आई कि नहीं? Yes, आई sir. कि नहीं? तो लिखिएगा 2 लाइन। ऑल, देखिए, सम टाइम लिखो, सम टाइम बाई डज नॉट रीच इन स्टेबल, यानी ग्राउंड डज नॉट रीच इन स्टेबल स्टेट or it reaches in excited state and it released क्या सर? sometimes it comes in excited state and then release gamma for coming in ground state, which reduces the kinetic energy of alpha particle। देख लिया? अरे क्लियर है? हेलो, क्लियर है? Yes, sir. हाँ। अब मैं ये कहूं आपसे कि 10 न्यूक्लियस हैं आपके पास, 10 न्यूक्लियस ने सेम न्यूक्लियस हैं वाई के, और 10 न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल एमिट करा। तो ये जरूरी नहीं है कि 10 न्यूक्लियस के कारण जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम। काइनेटिक एनर्जी उनकी मैक्सिमम होगी जिसमें एक्स के कारण न्यूक्लियस वाई सीधा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। लेकिन वो न्यूक्लियस जिनके कारण वाई पहले एक्साइटेड स्टेट में आया, फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पर अल्फा पार्टिकल निकला, तो ग्राउंड स्टेट पर आने पर जो एनर्जी रिलीज हुई उसने गामा रे फोटोन निकाला। अब इसको हम इस तरह भी टैली कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखो आप, और इसके बाद ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। अब ये अल्फा पार्टिकल निकला। अब ये वेलोसिटी जो है दैट इज नॉट सेम फॉर एवरी अल्फा पार्टिकल। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो वेलोसिटी है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो रेडियस होगी आर, जो रेडियस होगी चार्ज पार्टिकल की, वो होगी mv अपॉन क्यूबी। अब ये वाला जो फैक्टर है m अपॉन क्यू इंटू वी, ये तो कांस्टेंट है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे आए, कुछ अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे आए, कुछ अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे आए। यानी सीधी बात है, जो m पर टकराए और जो n पर टकराए, तो जो n पर टकराए
वो भी अल्फा पार्टिकल है, जो m पर टकरा है वो भी अल्फा पार्टिकल है, जो t पर टकरा है वो भी अल्फा पार्टिकल, बट ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट कलेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, यानी सबकी रेडियस डिफरेंट है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो सीधी बात है, ये वाला जो t से टकरा रहा है, इसमें जो आपका रेडिएशन एनर्जी निकली होगी वो मिनिमम होगी, इसमें और ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब रेडिएशन एनर्जी यहां से निकलने वाली कम है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ में आया? Yes, sir. जो टी पर टकरा रहे हैं उनकी स्पीड ज्यादा है ना, और उनकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी एनर्जी कम है, यानी गामा रे फोटोन जो निकला उसकी एनर्जी कम है। क्लियर है? जो एम पर टकरा है उनकी रेडियस कम है, यानी उनकी स्पीड कम है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इसका मतलब यहाँ पर वाई एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ग्राउंड स्टेट में आके ज्यादा एनर्जी को एमिट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यानी हम बात करें HF इन केस ऑफ N is greater than HF in case of M is greater than HF in case of T। समझ में आया कि नहीं आया? ये किनकी है? ये रेडिएशन एनर्जी है गामा रे फोटोन। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. साफ करें, ये साफ करें। No, sir. देखो भाई, बीटा प्लस डिके, ये तो अल्फा डिके समझ में आया? समझ में आया? अब है बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। और जनरली क्या होता है, जब कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में, जब कोई न्यूट्रॉन बीटा प्लस है, सॉरी, जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो 0 and 1 में, और साथ में एक +1 E0, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये निकालो, समझ गए? और जब ये निकलता है तो एक न्यूट्रिनो निकलता है। मैं बताऊंगा न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये न्यूट्रिनो निकलता है। समझ में आया? यानी जब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जनरली बहुत रेयर होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से वैसे ही कम होता है, तो जनरली ये इम्पॉसिबल है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। सर ई के नीचे क्या, ई जो लिखा है वो वाला पार्ट क्लियर नहीं दिख रहा है। E+1 को E+1 और इसका एटॉमिक मास नंबर 0, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। क्लियर है? अरे क्लियर है? सर ये लिखा क्या है? ये वाला नहीं ये? वो, हाँ जब एक जनरली पॉजिट्रॉन कब एमिट होता है, जब एक वो प्रोटॉन बीटा है क्या? बीटा प्लस नहीं सर, इक्वेशन में इसमें ये +1 E0, इसको इसी को बीटा कहते हैं ना, इसी को बीटा प्लस कहते हैं। तो सर वो रिएक्टेंट साइड क्या है? रिएक्टेंट साइड इस तरफ, इस दूसरी तरफ? सिर्फ 0p1 सिर्फ अच्छा पी है वो, प्रोटॉन है ना ये। तो वो अरे डबल दिख रहा है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ में बीटा पॉजिटिव निकाला, और साथ में इसके एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रॉनो निकलता है, वही बताऊंगा मैं पॉली के एक्सक्लूजन से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, वैसे मास ऑफ प्रोटॉन कम और सर होता वो है। भी क्या लिखा है वो उसके बगल में पॉजिट्रॉन के? ये नहीं सर, इक्वेशन में।
+1 E0 डी लिखा, उसके बगल में प्लस गामा, इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। सब वो दूसरा वाला, ये ना, उसके बगल वाला। ये हाँ 0N1 न्यूट्रॉन है ना ये। अच्छा, वो अरे एन ये लिखा है सर, वो दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? हाँ सर, क्यों, शेड पड़ रही डबल क्या? दिख रहा है। अब दिख रहा? अरे अब हाँ दिख रहा सर। है। अच्छा, दूसरी बात, जनरली आप जानते हो प्रोटॉन का मास वैसे ही न्यूट्रॉन के मास से कम होता है, होता कि नहीं? अरे होता है कि नहीं होता है? प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है या नहीं होता है? यस सर। बाकी लोग आवाज ही नहीं दे रहे। जानते हो, शिवानी जानती हो ना, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है, तो जिसमें ऑलरेडी कम मास है वो कैसे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये जनरली इम्पॉसिबल होती है रिएक्शन। क्या होती है भाई, क्या होती है? अरे क्या होती है? और ये रिएक्शन जब होती है जब n/z यानी n/z की वैल्यू ग्रेटर देन z को कम करना है। z को क्या करना है? z को कम करना है, यानी n/z बड़ा है। समझे नहीं समझे? n/z और z को मुझे कम करना है। अगर ये लेस देन 1 है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कम है z से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, तो स्टेबिलिटी में आने के लिए z अपने आप को कम करता है। जब z कम होगा और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, तो सीधी बात है एटॉमिक मास नंबर तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हेलो, सोचिए, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कम है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर से, तो n/z की वैल्यू को मुझे n को बढ़ाना है। n को बढ़ाना है या z को कम करना है। और z किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोटॉन पे। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने लगा, अगर प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, सोचिए, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया? रिप्लाई करो जरा। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में। तो क्या, तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो n बढ़ गया ना, और n के बढ़ने से और z का कम हो जाएगा, तो क्या n/z का रेशियो कम होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? n/z का रेशियो बढ़ने लगेगा ना। यस सर। n/z का रेशियो क्या होने यस सर। लगेगा? और स्टेबिलिटी की यस तरफ जाएगा ना, बढ़ेगा। स्टेबिलिटी की हाँ तरफ जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया जब n/z अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 हो तो स्टेबल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? अरे क्या होता है वो? सर, जेड तो कम होते जाएगा, उसके बाद z कम होता जाएगा, n बढ़ता जाएगा। तो जो पहले n/z कम था, अब z कम हो रहा, n बढ़ रहा, तो बढ़ेगा ना रेशियो। यस सर। हाँ, तो अच्छा, n/z का इक्विलिब्रियम रेशियो पॉइंट पे। जब बढ़ते बढ़ते 1 के करीब पहुंच जाएगा तो स्टेबिलिटी में आ जाएगा। हाँ सर। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो देखिएगा, जब एक बीटा पॉजिटिव निकलता है, मान लो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस था, X दिख रहा है ना। हेलो, अभी इनका नहीं भर रहा हूं, खत्म होने वाला है। Z है, ये कोई X न्यूक्लियस है, और इसने बीटा एमिशन किया जिससे Y में कन्वर्ट हुआ। Y में कन्वर्ट हुआ, साथ में इसने एक बीटा निकाला +1 E0। अब +1 निकाला तो सीधी बात है Z तो 1 से कम हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर उतने का उतना रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 बढ़ गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 कम हो गए, तो Y का एटॉमिक मास नंबर विल नॉट चेंज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। आ रहा है कि नहीं? यस सर। प्लस क्या है? न्यूट्रिनो। जनरली न्यूट्रॉनो की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, ये लिख देना न्यूट्रिनो, मैं पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा, डोंट वरी। न्यूट्रिनो लिख लिया? अरे लिख लिया? लिख यस लिया? सर। यस सर। अब जो Q वैल्यू होगी, अगर मैं इसको AMU में देखूं तो इसकी वैल्यू है mx और इसकी वैल्यू है my, साथ में इसकी वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अगर ये AMU में है, इसमें आप 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। किसमें आ जाती है?
किसमें आ जाती है ये? MeV। ठीक है ना? अरे भाई ठीक है, यस सर। लिख लिया सबने, साफ करें। यस सर। चलो अब इसमें यहां पर ऐसा करो, 2e लिख दो। अब समझ लो 2e कैसे आया, बता सकते हो? तो 2e कैसे आया मैं बता दूं, साफ करें इसको। 2e बता रहा हूं कैसे आया। लेफ्ट हैंड साइड पे मास कितना है? मास ऑफ एक्स, एटम ले रहा हूं ना, मास ऑफ एटम एक्स माइनस जेड टाइम्स, माइनस जेड टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि नहीं है भाई? ये मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स हो गया। हेलो, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया ना, यस सर। माइनस वाई का मास कितना है? मास ऑफ एटम वाई माइनस जेड माइनस 1 इंटू एम ई, क्यों भाई? यस सर। प्लस सर क्लियरली नहीं देख रहे हैं। प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या क्लियरली नहीं देख रहे हैं। देखो दिख रहा है? नहीं सर, इंक डार्क, मतलब इंक जो है वो कम है। अरे हाँ बता दो, जो एक्स वाला एलिमेंट है उसका मास है mx एटम का, और उसमें जेड इलेक्ट्रॉन है पूरे एटम में, तो माइनस जेड एम ई। क्या ये मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स है? अरे मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये मास ऑफ एटम वाई जेड माइनस 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस वाई ये है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन और निकला है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ हाँ या? सर। अब देखो ये बचेगा mx माइनस एम वाई, और माइनस के जेड एम ई में से प्लस के जेड एम ई हट जाएंगे। हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? हाँ अरे सर। हट जाएंगे। और प्लस एम ई और प्लस एम ई, ये कितने हो गए? 2 एम ई, तो माइनस का 2 एम ई बच जाएगा। यानी क्यू वैल्यू कितनी आएगी बताओ? क्यू वैल्यू कितनी आएगी? 2 MEC²। एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई इंटू 931। अरे आएगी कि नहीं? यस सर। सही है। सर मतलब Clear है? 2 MEC² के बराबर जूल्स में। हाँ? क्या? 2 MEC² के बराबर जूल्स में। 2 एम ई इंटू सी स्क्वायर कर दो, या 931, अगर ए एम यू में है तो 931 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? यस सर। अब एक खास बात है, ये जो पॉजिट्रॉन निकल रहा है, ऑल द पॉजिट्रॉन आर नॉट कमिंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। जैसा वहां देखा मैंने, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फा पार्टिकल विल नॉट कम आउट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हो सकता है अगर अल्फा पार्टिकल निकले और जो डॉटर न्यूक्लियस बने वो सीधा ग्राउंड स्टेट में बने, तो जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? सुना था कि नहीं सुना था आप लोगों ने? क्या सर, कैन यू प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट? हाँ मैंने सर। ये कहा कि अल्फा पार्टिकल जो निकलते हैं, इससे पहले जो पढ़ा, ऑल अल्फा पार्टिकल विल नॉट कम आउट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये डिपेंड करता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस बना है वो एक्साइटेड स्टेट में आया, तो एक्साइटेड स्टेट के किस लेवल में आया। मान लो लार्ज यस सर। एक्साइटेड स्टेट पहुंचा, तो वहां से जब वो वापस लौटेगा तो मैक्सिमम अपनी एनर्जी को फोटोन की एनर्जी में निकालेगा, और जो बची एनर्जी होगी वो आपकी किसको मिल पाएगी? अल्फा को और डॉटर न्यूक्लियस को मिलेगी कि नहीं? यस सर। तो यानी अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होगी मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक होगी। होगी कि नहीं होगी भी? होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है। इसी तरह अगर बीटा पॉजिटिव निकलता है तो ऑल बीटा पार्टिकल विल नॉट कम आउट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वाई। अगर मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? यस सर। अब मैं इसको बाकी कल एक्सप्लेन करूंगा। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी अच्छी तरह, है ना? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ गई अच्छी तरह? एक बार चाहो तो वीडियो देख लेना मेरा YouTube पे, एक बार जहां दिक्कत हो वो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है? ठीक है? हेलो, जिस Yes, पॉइंट पर sir. दिक्कत हो उसको फॉरवर्ड करके देख लेना आप, है ना? चलिए ठीक है। यस सर।